नमस्कार, पोलपात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रैक्टिस वीडियो मैं डेली अपलोड करती हूं तथा ये फुल कोर्स सीरीज़ चल रही है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संशोधन में व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया? तो ऑप्शन आपके सामने है 91 जो 91 संशोधन 2003 द्वारा, या फिर 92 संशोधन 2004 द्वारा, या फिर 91 संशोधन 2002 द्वारा, या फिर 93 संशोधन 2005 द्वारा। तो ऑप्शन आप में आपका जो है इसमें सही हो जाएगा कि जो 91 संशोधन अधिनियम 2003 है इसके द्वारा किया गया था कि जो है किसी भी सदन जो कि जैसे कि या लोकसभा हो गया या फिर विधानसभाएं जो हो जाती हैं राज्यों में, इनकी संख्या कुल सदस्य संख्या जो ये सदन होते हैं, लोकसभा हो चाहे विधानसभाएं हैं, इनके 15% से अधिक नहीं होगी। पहले क्या होता था, मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था, लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता था और इसके अतिरिक्त किसी दल को स्पष्ट बहुमत अगर नहीं मिलना तो वो संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था। क्योंकि तब मंत्रिपरिषद की संख्या पर कोई प्रतिबंध ना था, इसलिए अनेक राज्यों में भी ये हो रहा था। उस समय संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मंत्री पद जो है लोगों को लालच दे करके प्रोवाइड करा के, और जो विधायक होते थे, जो जीते हुए मेंबर होते थे, उनको अपनी पार्टी में मिलाया जाता था अगर बहुमत ना होने पर। तो इस ऐसे में क्या हुआ कि संविधान का संशोधन करके यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यों में विधानसभाओं की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये कब किया गया था? 91 संशोधन 91वें संशोधन 2003 में ये व्यवस्था की गई थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप अलग नोट डाउन करेंगे, अलग नोट्स बनाएंगे, ये काफ़ी बेनिफिशियल है आपके लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो ऐसा ये पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में कहा गया है। ऑप्शन है आपके सामने। ए 75(1) में, बी 74(1) में, सी 75(2) में, डी 74(2) में। तो जो ऑप्शन बी है ये आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 74(1) में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति जो है इनकी सलाह से काम करेगा। लेकिन अगर सलाह में कुछ वहाँ पर उसको कोई सलाह में थोड़ा सा कमी लगती है तो एक बार पुनर्विचार के लिए बोल सकता है, और अगर उस पर वो दोबारा वही दे देते हैं या जो भी दोबारा पुनर्विचार करके जो भी मत देते हैं वो राष्ट्रपति पर बाध्य होगा। तो ऐसा जो है ये 74(1) के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी आप अलग नोट डाउन करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि किस देश के संविधान में जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों की सूची में रखा गया है। ये भी एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। आपको मालूम हो कि एक दिन में मैं जितने भी 1-2 चैप्टर पढ़ पाती हूँ एनसीईआरटी का, क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने होते हैं, तो जितना टाइम मैनेज हो पाता है वहाँ से फिर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा करके यहाँ प्रैक्टिस सेट में डालती हूँ। तो जितने भी एनसीईआरटी लिखे हुए हैं ये आप अलग नोट डाउन करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों की सूची में किस देश ने रखा है। तो ऑप्शन आपके सामने है भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका। तो जो ये है
दक्षिण अफ्रीका जो ऑप्शन डी है ये आपका सही हो जाता है क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ने जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है इसने काफ़ी विस्तृत अधिकार दिए हैं अपने नागरिकों को, और यहीं पर जो है जो जनहित याचिका को मौलिक अधिकारों की सूची में रखा गया है। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान है इसमें क्या हुआ था कि ये यहाँ के नागरिकों को ये अधिकार दिया गया है कि अगर किसी का भी जो है वायलेशन हो रहा है वहाँ पर, जो मौलिक अधिकारों का अगर ये वायलेशन हो रहा है, तो जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है या किसी प्रकार का जो है वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है जो कि गलत है, तो जनहित याचिका यानी कोई भी जाकर के संवैधानिक न्यायालय में याचिका उसके जो पिटीशन है वो फाइल कर सकता है और न्यायालय को उस पर केस सुनना पड़ेगा। तो ये संवैधानिक अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं उसकी सूची में रखा गया है जनहित याचिका को दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन डी आपका सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग प्रक्रिया चलाई गई थी। तो ऑप्शन है आपके सामने, एच खन्ना, बी है एम.एच. राय, सी है पी.एन. भगवती और डी है वी रामास्वामी। तो इसमें भी आपका ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है और ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। जो वी रामास्वामी थे इन पर महाभियोग की असफल प्रक्रिया चलाई गई थी 1991 में। कब? 1991 में इनके जो है पहली बार कितने संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव जो है प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करते हैं सभी 108 जो सांसद होते हैं। और न्यायमूर्ति वी रामास्वामी पर ये आरोप लगता है कि जब वो पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे तो उन्होंने वित्तीय अनियमितता का क्या किया था, वित्तीय अनियमितता की थी। तो जब ये वित्तीय अनियमितता की थी तो इन पर जो है ये हटाने का मतलब ये आरोप जब लगे तो संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी जिसमें 108 सांसद ने दस्तखत किए थे। इसके एक वर्ष के बाद 1992 में क्या हुआ था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति वी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल, तो ये कब क्या पाया था, जब 1992 में इन्होंने 1992 में एक उच्च स्तरीय समिति बैठती है जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। तो वो पाते क्या हैं कि धन का निजी उद्देश्य से उपयोग, निजी उद्देश्य में उपयोग, जो सरकारी धन होता है उसका निजी जो सार्वजनिक धन की निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पाते हैं। और संवैधानिक नियमों की धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद का जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया जो है इस जो समिति हुई थी इसने दोषी पाया था कि पद का जो है, दूसरा क्या पाया था, पद का दुरुपयोग। दो चीज़ें इन्होंने पाई, दो ये बड़ी चीज़ें थी जो इन्होंने पाई कि एक तो इन्होंने जो है धन था उसको, सार्वजनिक धन था उसको निजी उपयोग में लिया और पद का दुरुपयोग किया। और इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद के महाभियोग सिद्ध ना हो सका। क्यों नहीं सिद्ध हुआ? क्योंकि महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी जो 2/3 मत तो पड़ गए थे। लेकिन उस समय क्या था, कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग ही नहीं लिया। जब उसने भाग नहीं लिया तो क्या हुआ कि प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया था। आधे का समर्थन भी चाहिए होता है, तो वो चीज़ एक चीज़ फुलफिल नहीं हुई। एक चीज़ तो फुलफिल हो गई थी कि जो उपस्थित हैं उनके 2/3 मत पड़ जाएं तो वो तो पड़ गए थे, लेकिन कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन होना चाहिए तो वो नहीं हो पाया था क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने सांसदों को जो है इसमें वोटिंग में भाग लेने से मना कर दिया था। और इससे फिर ये न्यायाधीश जो है वी रामास्वामी बच के निकल जाते हैं, जबकि सारे आरोप इन पे प्रूफ हो जाते हैं। ये होता कब है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कब होती है? 1991 में जो सांसद करके शुरू करते हैं, 1992 में
एक समिति बैठती है और फिर ये फ्री हो जाते हैं। देखते हैं, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, वी रामास्वामी। ये भी एनसीईआरटी से है, आप इसको अलग नोट डाउन करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिविल सेवाओं में कौन सी सेवाएं आती हैं। तो ये भी आपका जो है एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि सिविल सेवाएं जो होती हैं भारत में, उनमें कौन कौन सी सेवाएं आती हैं। तो ये जैसे ऑप्शन है आपके सामने, अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं या उपर्युक्त सभी। तो जो सिविल सेवाओं का वर्गीकरण है ये 3 हैं, जो इसमें अखिल भारतीय सेवाएं भी हैं और ये आपका जो है केंद्रीय सेवाएं भी आ जाता है इसमें, और प्रांतीय सेवाएं भी आ जाता है। तो इसमें क्या ऑप्शन आपका आ जाएगा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। और इनकी देख लेते हैं कि ये जो, वैसे आपका ये ऑप्शन डी सही है क्योंकि इसमें सभी आ जाते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं के अंदर कौन कौन से आती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं के अंदर आता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा आता है। और जो केंद्रीय सेवाएं हैं इन दूसरा भी है, इसके अंदर दूसरा भी होता है एक पार्ट, और भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा दूसरा है। जो केंद्रीय सेवाएं के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी देख लेते हैं। इसमें आता है भारतीय विदेश सेवा, जो केंद्रीय सेवाएं होती हैं। इसमें भी 2 तरह की सेवाएं आती हैं। एक होती है पहली भारतीय विदेश सेवा, और दूसरी कौन सी होती है, भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय राजस्व सेवा। ये इसके भी इसमें भी 2 सेवाएं, 2 तरह की सेवाएं आती हैं। जबकि अगर हम प्रांतीय सेवाएं की बात देखें तो इसमें आता है प्रांतीय सिविल सेवा। इसमें क्या आता है, प्रांतीय सिविल सेवा। तो ये इनके भाग हैं और ये इनके उपभाग हैं। अगर हम बात करें यहाँ तो ये उपभाग हो गए और ये इनके तीनों मेन भाग हैं। तो 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं सिविल सेवाओं के अंतर्गत। अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा आ जाती है। केंद्रीय सेवाएं, जिसके अंतर्गत क्या आ जाता है, ये भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवा। और प्रांतीय सेवाओं के अंतर्गत प्रांतीय सिविल सेवा आ जाती हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रकार आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही सिविल सेवाएं हैं। तो ये तीनों जी ऑप्शन जो हैं ऊपर के सिविल सेवा के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल के दिनों में न्यायपालिका ने किसे अपने फैसले में अवैध करार दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि हाल के दिनों में जो न्यायपालिका ने किसी जो फैसला किया है उसमें किन चीज़ों को अवैध करार दिया है। ऑप्शन है आपके सामने, बंद, बी है हड़ताल, सी है ए एंड बी दोनों, डी है उपर्युक्त कोई नहीं। यह भी एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप अलग नोट डाउन करेंगे। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है कि हाल के दिनों में जो है न्यायपालिका ने अपने फैसले में बंद एवं हड़ताल दोनों को ही क्या किया है कि अवैध घोषित कर दिया है, अवैध करार कर दिया है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों को ही अवैध घोषित किया है हाल के दिनों में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने, बी डी जत्ती और वी गिरी, सी जगदीप धनखड़ और डी एम वेंकैया नायडू। तो जब राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली की मृत्यु हुई थी तो कार्यवाहक के रूप में किसने काम किया था। कार्यवाहक के रूप में उस समय जो है बी डी जत्ती ने काम किया था। और जब राष्ट्रपति का स्थान खाली रिक्त होता है तो जो उपराष्ट्रपति होता है तो वो कार्यवाहक
कार्यवाहक राष्ट्रपति के दौर में तब तक काम करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति नियुक्त नहीं हो जाता है। तो बी डी जत्ती ने जब फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई थी तो बी डी जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। और जब कोई उपराष्ट्रपति या कोई उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालता है तो उतने टाइम के लिए, जितनी देर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है, उसके वेतन और भत्ते राष्ट्रपति के ही होते हैं। राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति को मिलते हैं वही उसको भी मिल जाते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। और उस समय उसको उपराष्ट्रपति के जो है वेतन भत्ते होते हैं वो नहीं मिलते हैं, यानी कि राष्ट्रपति वाली सारी चीज़ें वो उसको मिलने लग जाती हैं। तो ऑप्शन ए बी डी जत्ती आपका सही होता है इसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होते हैं। ये पूछ रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कौन कौन से क्षेत्राधिकार होते हैं। ऑप्शन है आपके सामने मौलिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन ए है मौलिक क्षेत्राधिकार, बी है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार और सी है अपीली क्षेत्राधिकार और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें भी आपका जो है सारे आ जाएंगे क्योंकि मौलिक क्षेत्राधिकार भी होता है, रिट संबंधी क्षेत्राधिकार भी होता है और अपीली क्षेत्राधिकार भी होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जो हमारा ये मौलिक क्षेत्राधिकार होता है, ये क्या होता है कि मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई ज़रूरी नहीं होती, वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में ही आते हैं। जैसे कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे और या ये सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आ जाते हैं। और राज्यों केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े संबंध जो मुद्दे होते हैं और राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठते हैं जब, तो ये सारे जो हैं सीधा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इनकी यही सुनवाई करता है। और ये क्या हो, सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। तो ये क्या होता है कि ये सीधे मौलिक अधिकार में आ जाते हैं। और अगर देखते हैं रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, तो जो रिट संबंधी क्षेत्राधिकार हैं उसमें रिट जारी करने का इनको प्रावधान किया गया है, इनको अधिकार होता है। वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है जिसके द्वारा मौलिक अधिकार को रिस्टोर किया जाता है, पुनः स्थापित किया जाता है। तो 5 प्रकार की रिट जो होती हैं उनको जारी करके ये मौलिक अधिकार के उल्लंघन या वायलेशन हो रहा होता है उनको बचा करके और पुनः जो है उसको स्थापित करता है। और अगर हम देखें अपीली क्षेत्राधिकार, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है अपील का उच्चतम ये न्यायालय होता है। और क्योंकि ये सबसे ऊंचा होता है, कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और लेकिन क्या होता है इसमें कि उच्च न्यायालय को प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि ये मुकदमा जो है सर्वोच्च न्यायालय के अपील करने के लायक है। तो ऐसे में जो है सर्वोच्च न्यायालय उसको सुन लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे उच्च न्यायालय नहीं प्रमाणित नहीं कर रहा है उस केस को, तो भी अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि नहीं ये मुकदमा जो है इसमें कुछ झोलमाल है, मुझे सुनना चाहिए, तो सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय की जो है प्रमाणिकता की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप भी उस केस को लेकर के सुन लेता है। तो ये हो गए। इसके अलावा जो है क्या होता है, रिट संबंधी अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, अपीली अधिकार हो गया। चौथा है एक सलाहकारी इनकी सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी होता है। इनका सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है जिसमें अगर जो है राष्ट्रपति किसी विषय पर इनसे कुछ सलाह मांगता है तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वो उनको सलाह देते हैं। लेकिन इसमें एक बात ये है कि ना तो राष्ट्रपति अगर सलाह मांगता है किसी विषय पर, तो ना तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बाध्य हैं कि हम सलाह देंगे ही, सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, और ना ही राष्ट्रपति उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है। दोनों ही बाध्य नहीं है। अगर सलाह मांग रहा है राष्ट्रपति भारत का, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बाध्य नहीं है, और अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी सलाह दे भी रहे हैं तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि उनको माने। तो ये हो गया।
और कुछ इनके जो है विशेषाधिकार भी होते हैं। विशेषाधिकार ये 3 आपके ये हो गए, 3 ये हो गए और ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया। ये विशेषाधिकार भी इनके कुछ होते हैं क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है और मतलब भारत का ये जो है मतलब मुख्य या फिर सबसे बड़ा अपील का एक माध्यम है, अपील करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो ये विशेषाधिकार के अंदर क्या आता है, भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले को स्पेशल लेख जो है पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति इसको होती है विशेषाधिकार के अंतर्गत। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा कि ये तीनों आते हैं प्लस ये 2 और होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बात करें तो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। हेगल के विचारों के प्रचार के लिए कौन सी पत्रिका संपादित की गई थी। तो ये पूछ रहा है कि जो हेगल के विचार थे तो इनको जो है इसको प्रचार करने के लिए कौन सी पत्रिका संपादित की गई थी। तो ऑप्शन ए है कॉमनवेल्थ, बी है नवजीवन, सी है यंग हेगेलियन, डी है रेहनिस टाइम्स। तो जो ये रेहनिस टाइम्स है ये पत्रिका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसी पत्रिका को संपादित किया जाता था और जो है जिसमें कि हेगल के विचारों का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और ये पत्रिका किस संस्था द्वारा मतलब संपादित की जा रही थी, तो वो यंग हेगेलियन थी। यंग हेगेलियन संस्था, ये क्या है, संस्था है, ये कोई पत्रिका नहीं है, संस्था है जिसके द्वारा ये पत्रिका संपादित की जाती थी। जबकि जो नवजीवन है ये गांधी जी द्वारा संपादित एक पत्रिका थी, समाचार पत्रिका गांधी जी द्वारा थी। कॉमनवेल्थ जो है ये कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट द्वारा ये भी संपादित एक समाचार पत्र था। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा ये अध्यक्ष थी किसकी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी ये अध्यक्ष थी। प्लस इन्होंने क्या किया था कि होम रूल चलाया था। होम रूल इसमें जो होम रूल शासन था, इस शासन के बारे में इन्होंने इस आंदोलन चलाया था। इसकी भी ये अध्यक्ष खुद ही थी। ये होम रूल जो है 2 लोगों द्वारा चलाया गया था, तिलक और एनी बेसेंट, और दोनों अपने अपने होम रूल के खुद ही अध्यक्ष थे। तो ये इनसे, और ये एक आयरिश महिला थी। अगर इनकी बात करते हैं तो ये ये एक आयरिश महिला थी। एनी बेसेंट जो है आयरिश महिला थी और भारत की संस्कृति से काफ़ी प्रभावित थी। इन्होंने भारत के आंदोलन में भी भाग लिया और ये जो आयरिश महिला थी हो गया। तो आपका जो है रेहनिस टाइम्स जो है ये सही हो जाएगा। इसके कहते हैं ये जो मार्क्स अध्ययन के बाद ये जब इनकी पढ़ाई लिखाई हो जाती है तो ये इसके प्रधान संपादक जो रेहनिस टाइम पत्रिका है, ये मार्क्स जो हैं प्रधान संपादक बन जाते हैं। प्रधान संपादक इस पत्रिका के बन जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 10। यूटोपिया किसकी पुस्तक है, आपको बताना है। यूटोपिया किसकी पुस्तक है। ऑप्शन है लास्की, गांधी, मार्क्स, टॉमस मूर। तो जो यूटोपिया पुस्तक है ये टॉमस मूर की पुस्तक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। और जो मार्क्स की बहुत सारी बुक्स हैं, आप उसमें से जो है गोथा प्रोग्राम है या जो है, और लास्की की है ए पॉलिटिकल ग्रामर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। लास्की की देख लेते हैं, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी लास्की की पुस्तक है। जबकि ये गांधी जी की है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये इनकी आत्मकथा है, उसको यही शीर्षक है। ये भी पूछता है कि आत्मकथा का शीर्षक क्या है, तो गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके अलावा हिंद स्वराज और
ये क्या बोलते हैं, नवजीवन, यंग इंडिया, ये सब इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, ये मार्क्स की बुक हो जाती है। और यूटोपिया हो जाएगी इनकी, टॉमस मोर की यूटोपिया हो जाएगी। तो क्वेश्चन 10 का जो है ऑप्शन डी सही है, यूटोपिया टॉमस मोर की पुस्तक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, किसने कहा काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाब के पुष्प की कल्पना तो की लेकिन इसके लिए ज़मीन तैयार नहीं की? ये किसने कहा है? तो जो ऑप्शन है आपके सामने, रॉबर्ट ओवन, वेपर, डेविड ईस्टन और एंजल्स। तो इन चारों में कौन सा सही ऑप्शन है आपको चूज करना है। तो जो ये है कि काल्पनिक समाजवादियों ने सुंदर गुलाब के पुष्प की कल्पना तो की लेकिन इसके लिए ज़मीन तैयार नहीं की, ये है वेपर ने कहा है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। वेपर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पहले जो है मार्क्स के पहले सबने काल्पनिक समाजवाद होना चाहिए ये तो बताया था, लेकिन समाजवाद आएगा कैसे, इस पर किसी ने कोई बात नहीं की थी कि क्या प्रोसेस होगा, प्रोसीजर क्या होगा समाजवाद लाने का, उस पर किसी ने जो है नहीं की थी। तो मार्क्स जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजवाद ज़मीन पे कैसे उतारा जाए या समाजवाद कैसे लाया जाएगा उस पर उन्होंने बात की थी। तभी मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद को, मार्क्स को क्या है, मार्क्स को इसीलिए क्या बोला जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोला जाता है। समाजवाद का जनक किसको? मार्क्स को बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने उसकी प्रोसेस को बताया। अपने थ्योरी में इन्होंने उस प्रोसेस को रखा कि समाजवाद कैसे लाया जाएगा। उसके पहले सभी काल्पनिक समाजवाद की बात करते थे। तो और वेपर ने इसी बात पे ये जो है बात कही थी। और रॉबर्ट ओवन जो हैं ये काल्पनिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। समाजवाद के जनक रॉबर्ट माने जाते हैं। जबकि डेविड ईस्टन जो है ये मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की जो है उससे संबंधित है। और एंजल्स कौन थे? एंजल्स जो थे ये मार्क्स के सहकर्मी थे। ये दोनों लोग मिलकर के इस पे जो समाजवाद पे काफ़ी कुछ पुस्तकें लिखी, इन्होंने बहुत काम किया। तो ये मार्क्स के सहयोगी थे। किसके थे सहयोगी? मार्क्स के। ये पूंजीपति के बेटे थे, बहुत बड़े पूंजीपति के बेटे थे एंजल्स, लेकिन ये मार्क्स के सहयोगी थे। तो और डेविड ईस्टन मूल्यों के आधिकारिक आवंटन के सिद्धांत के ये प्रतिपादक हैं। जो सिद्धांत था उन्होंने ये डेविड ईस्टन द्वारा दिया गया है। मूल्यों के आधिकारिक आवंटन, मूल्यों के आधिकारिक आवंटन ये इनसे संबंधित है और वेपर द्वारा ये कथन दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? मार्क्स प्रभावित थे, पूछ रहा है मार्क्स किससे प्रभावित थे। ऑप्शन है आपके सामने, हीगल से, बी फ्यूरबैक से, सी फ्यूरबैक एवं हीगल दोनों से, या फिर डी रॉबर्ट ओवन से। तो जो है मार्क्स जो थे ये हीगल और फ्यूरबैक दोनों से प्रभावित थे। और तो ऑप्शन सी जो है आपका ये सही हो जाएगा। इन्होंने हीगल से क्या लिया था? द्वंद्वात्मक पद्धति ली थी। हीगल से इन्होंने क्या किया था? द्वंद्वात्मक पद्धति ली थी। और फ्यूरबैक से क्या किया था? भौतिकवाद। फ्यूरबैक से इन्होंने क्या किया था? भौतिकवाद का विचार, भौतिकवाद का विचार ये फ्यूरबैक से लिया इन्होंने। और रॉबर्ट ओवन क्या थे? ये काल्पनिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों सही हो जाता है, क्योंकि द्वंद्वात्मक पद्धति जो है इन्होंने मार्क्स से ली है और फ्यूरबैक जो है फ्यूरबैक से क्या लिया है? भौतिकवाद का विचार लिया है। तो ऑप्शन सी राइट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
13 क्या कह रहा है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? शुद्ध बुद्धि की मीमांसा, इसके कांट, प्रयोगात्मक बुद्धि की मीमांसा, प्रयोगात्मक बुद्धि की मीमांसा, ग्रीन, फिलॉसफी ऑफ लॉ एंड फिलॉसफी ऑफ राइट, एंड फिलॉसफी ऑफ राइट, यहाँ पर हो जाएगा, ये पूरा इसका नाम है, फिलॉसफी ऑफ लॉ एंड फिलॉसफी ऑफ राइट, किसकी? हेगल की। और वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, ये किसका है? ये इसके सामने मार्क्स हैं। तो जो है शुद्ध बुद्धि की मीमांसा, ये कांट की है, ये राइट है। और जो है प्रयोगात्मक बुद्धि की मीमांसा, ये ग्रीन की नहीं है, ये भी कांट की ही है, ये भी कांट की ही है। और फिलॉसफी ऑफ लॉ एंड फिलॉसफी ऑफ राइट, ये हीगल की है, ये राइट है। और वैल्यू प्राइस एंड एवं प्रॉफिट जो है मार्क्स का है। तो सिर्फ आपका ये जो बी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बी सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। जो प्रयोगात्मक बुद्धि की मीमांसा है, ये कांट की है, ग्रीन की ना होकर के ये कांट की है। बाकी सारे जो मेल हैं वो सारे सही हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, बेंथम ने सुख दुख के कितने स्रोत बताए हैं? जो बेंथम ने अपना सुख दुख का सिद्धांत दिया था, तो उसमें कितने स्रोत जो है इन्होंने बताए हैं? ऑप्शन है आपके सामने 1, 2, 4, 5। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5 स्रोत बताए थे बेंथम ने, सुख दुख के 5 स्रोत बताए थे। देखते हैं कौन कौन से बताए थे। एक तो प्राकृतिक बताया था, दूसरा था राजनैतिक, तीसरा था सामाजिक, चौथा था धार्मिक और 5वां था नैतिक। ये 5 जो हैं दिए थे बेंथम ने कि सुख और दुख के यही स्रोत हैं। जो सुख दुख का उन्होंने सिद्धांत दिया था, तो इनके सुख और दुख के स्रोत कहाँ हैं? यही 5 ये इनके स्रोत हैं। प्राकृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं नैतिक, ये इनके 5 स्रोत बेंथम के द्वारा बताए गए थे अपने सुख दुख के सिद्धांत में या उपयोगितावादी सिद्धांत में। उसी को उपयोगितावादी सिद्धांत बोलते हैं, उसी को दूसरा नाम उसका सुख दुख का सिद्धांत है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उपयोगितावाद का विचार सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? जो उपयोगितावाद का विचार है वो सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? सुख दुख के सिद्धांत में मिलता है, या एसेज ऑफ गवर्नमेंट में मिलता है, या लिवायथन में मिलता है, या एपिक्यूरियन यान नहीं होगा, यहाँ पर यन होगा, एपिक्यूरियन दर्शन में मिलता है। तो जो सुख दुख का सिद्धांत ये एपिक्यूरियन दर्शन में सर्वप्रथम मिलता है। जबकि जो ये सुख दुख का सिद्धांत है ये जो है बेंथम द्वारा दिया गया है, और सबसे पहला जो है ये एपिक्यूरियन दर्शन में मिलता है। जबकि हॉब्स को सुख दुख का सिद्धांत का पूर्व सूचक माना जाता है, पूर्व सूचक के रूप में हॉब्स को देखा गया है। और ये जो बेंथम थे वो एसेज ऑन गवर्नमेंट, ये इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे, एसेज ऑन गवर्नमेंट से। और ये किसके? पिस्टले की पुस्तक थी, इनकी पुस्तक से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जो ये एसेज ऑन गवर्नमेंट है पुस्तक है, ये किसकी है? ये पिस्टले की है, पिस्टले की ये बुक है। और इसमें क्या है? अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की गई है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात की गई है। और इसी में जो है ये वाक्य मिलता है, ये वाक्य जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का वाक्य इसी बुक में मिलता है। और इस बुक से जो है ये बेंथम बहुत प्रभावित थे, और इन्होंने 19वीं शताब्दी में उपयोगितावाद का जो है सिद्धांत प्रतिपादित करके इसके जनक कहलाए।
या इसी को सुख दुख का सिद्धांत भी कहते हैं। और इन्होंने भी इसका एक वो दिया है, मंत्र दिया है या इसका एक सूत्र दिया है, अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का इन्होंने भी एक सूत्र दिया है, एक सिद्धांत दिया है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। देखते हैं। तो आज हमने फिर 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। रोज़ की तरह आज हमने अपने क्वेश्चन कवर किए और कल मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।